नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बिहार अनुसूचित आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राम। सर, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, कैसा चल रहा है आजकल? विधानसभा चुनाव तो बहुत नज़दीक है। बढ़िया चल रहा है। सवाल है कि लोकतंत्र में जब महापर्व आता है तो महापर्व में खास करके जनता मालिक होती है और मालिक के द्वारा दिया गया जनादेश सबको स्वीकार होना चाहिए। वही अभी चल रहा है। सर, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र और ख़ास करके चंपारण में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जो है एकदम पूरा प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की जीत होगी, लेकिन चूक कहाँ रह गई? आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, दिनों रात जी जान लगा रहे थे, लेकिन आखिर कमी कहाँ रह गई? किस वजह से आ गई? देखिए, निश्चित तौर पर हम इस हार का जिम्मेवारी हम सभी नेता लेते हैं और हमारा जहाँ तक मानना है कि हम लोगों को जिस तरीके से बूथ पर कैंपेनिंग करना चाहिए था, बूथ मैनेजमेंट पर काम करनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाया। बूथ मैनेजमेंट के कमी के कारण से ख़ास तौर पे यह चुनाव हम लोग हारे हैं। इसलिए भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं हो और हम तमाम जितने भी नेता हैं उन लोगों को जवाबदेही भी आदरणीय नेता के द्वारा दिया गया है कि सभी जितने भी पूर्व विधायक हैं उन तमाम लोगों को अपने बूथ को कैसे सशक्त और मजबूत करें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, बहुत तरह के कयास लगा जा रहे हैं कि वक्त से पहले भी हो सकता है या फिर वक्त पर भी हो सकता है। तो आप भी विधायक रह चुके हैं और फिर से तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है हरसिद्धि विधानसभा में इस बार आरजेडी का जीत का परचम लहरेगा? देखिए, जीत के लिए जनता जिसके पक्ष में मतदान करे, जीत उसी की होती है। और जहाँ तक तैयारी की सवाल है या फिर जीत सुनिश्चित करने की सवाल है, हमारी कोशिश हमेशा रही है कि चुनाव की तैयारी जब चुनाव का दिन नज़दीक हो तब नहीं, मतदान की आवश्यकता महसूस करनी पड़ती है। और हमारी कोशिश हमेशा रही कि हम अगर हरसिद्धि विधानसभा का नेतृत्व करते हैं तो हमारी जवाबदेही एक नेता के साथ साथ एक अच्छे बेटा और एक अच्छे नेता का जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ उस कर्तव्य का निर्वहन करें, इसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आज हो कल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी हरसिद्धि विधानसभा की एक एक जाति और समुदाय के लिए काम करते रहे हैं, दुख सुख में शामिल रहे हैं और आज भी उसी तरह दिन और रात लगे रहते हैं। और मुझे उम्मीद है, इतिहास गवाह है कि जो जिस तरह का समर्पण रखेगा, निश्चित तौर पर उसके प्रति मतदाताओं का, जनता मालिकों का समर्पण दिखता है, लगाव दिखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव नज़दीक है, अभी है, बाद में होगा। हृदय से जब हरसिद्धि को हम अपने हृदय के अंदर रखते हैं और समर्पण हमेशा बनी रहती है, दिन रात हम उनके सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं, तो उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे पक्ष में आने वाले दिन में चाहे जब चुनाव हो, मेरे पक्ष में फैसला हरसिद्धि के जनता मालिकों का होगा, या उम्मीद करते हैं। ये आपको पहली बार जब टिकट मिला 2015 में, पार्टी ने आप पे भरोसा किया और पहले ही बार में आपने सीट जीतकर पार्टी के झोली में देने का काम किया, लेकिन 2020 में आपकी टिकट से वंचित किया गया। आखिर कमी कहाँ रह गई थी? देखिए, सवाल है कमी हरसिद्धि के जनता मालिक। मैंने जानकारी जुटाया है कि आपने हरसिद्धि के लिए काफ़ी कुछ किया भी, काफ़ी कुछ काम किया, उसके बावजूद भी आपको टिकट से वंचित किया गया और लगातार उसके बावजूद भी पार्टी के संगठन के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं। देखिए, हमेशा एक नेतृत्वकर्ता को जहां मौका और अवसर प्रदान होता है और जिनके लिए
जिनके बीच में रह के काम करना है। निश्चित तौर पर पहले भी मैं आपको बतलाया कि लोग उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से अपने बेटे की तरह। और देखे होइएगा, जब चुनाव लड़ने नेता जाते हैं तो लिखते हैं कर्मठ जुझारो समर्पित, और लास्ट में लिखते हैं कि बेटा और भाई की तरह सेवा करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बेटा पर जिस तरह से उम्मीद और विश्वास रखकर और उनके तमाम तरक्की की कामना माँ बाप करते हैं, उसी तरह नेताओं से भी उम्मीद मतदाता और जनता मालिक करती है। अगर उस उम्मीद पर खरा हम नहीं उतरें तो निश्चित तौर पर मेरा कोई हक नहीं बनता है कि हम उनके वोट को लें, अपने पक्ष में लाने की बात करें। परंतु आपको पहले भी बताया, मैं आज भी कह रहा हूं कि हरसिद्धि की जनता और हरसिद्धि विधानसभा मेरे हृदय में है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हरसिद्धि के लिए बेहतर काम करें। आपकी सवाल यह है कि टिकट कैसे कटा, तो सवाल है कि हम काम हरसिद्धि के लिए कर रहे थे, हरसिद्धि विधानसभा के मतदाता मालिकों के लिए कर रहे थे, टिकट के लिए नहीं कर रहे थे। और पार्टी की अपनी प्रतिबद्धता है, मेरी दलीय प्रतिबद्धता जो है, मैं उस पर काम किया दल के लिए और क्षेत्र में अपने जनता मालिकों के लिए काम किया। परंतु नेता की मजबूरी होती है, पार्टी की अपनी मजबूरी होती कि कतिपय कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, इसका मतलब नहीं, सांसद और विधायक बनना एक अलग बात है, लेकिन नेता बनना एक बहुत बड़ा सवाल है कि टिकट कैसे कटा। तो सवाल है कि हम काम हरसिद्धि के लिए कर रहे थे, हरसिद्धि विधानसभा के मतदाता मालिकों के लिए कर रहे थे, टिकट के लिए नहीं कर रहे थे। और पार्टी की अपनी प्रतिबद्धता है, मेरी दलीय प्रतिबद्धता जो है, मैं उस पर काम किया दल के लिए और क्षेत्र में अपने जनता मालिकों के लिए काम किया। परंतु नेता की मजबूरी होती है, पार्टी की अपनी मजबूरी होती कि कतिपय कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, इसका मतलब नहीं, सांसद और विधायक बनना एक अलग बात है, लेकिन नेता बनना एक बहुत बड़ी बात है, किसी का विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा कोशिश किया कि हरसिद्धि के एक एक मतदाता मालिकों का विश्वास जीतूं, उनके हृदय में मैं अपना जगह बनाऊं, इस पर मैं काम किया। न कि हम ये लगातार इस काम के लिए चले कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं विधायक नहीं बना तो हरसिद्धि मालिकों को छोड़ दूंगा। अमूमन देखा जाता है ना, जिनका टिकट कटता है पार्टी से बगावत कर लेते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, पार्टी के साथ भीतरघात करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ आप में देखने को नहीं मिली। आपने वफादारी के साथ पार्टी के लिए, संगठन के लिए लगातार काम करते आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बात, ये सब्र है। नहीं, एक बात बताइए, सब्र का बात कहे तो मुझे याद है कि 2015 के पहले तो मैं विधायक नहीं था, मैं विधायक पैदा तो नहीं लिया था, विधायक तो मुझे हरसिद्धि की जनता मालिकों ने बनाई, और टिकट तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिया। तो कहीं ना कहीं ये खबर है कि आपके संगठन के जो त्याग आपने किया उसको देखते हुए 15 में आपको पार्टी ने टिकट दिया था। जी, हम तो बतलाए आपको कि हम जिस दल से ताल्लुकात रखते हैं, जिस नीति और धारा के साथ हैं, वह पार्टी हमारे लिए माँ और बाप की तरह है। हमारी जवाबदेही बनती है कि वह कैसे हमारे नेता देश के हाथों में राज्य का नेतृत्व जाए, बिहार का भला हो, बिहार की जनता की भला हो, और हमारी जवाबदेही है कि हम ईमानदारी से काम करें। तो 91 में हम विद्यार्थी जीवन से शुरू किया, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी जो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उनके नेतृत्व को ही हमने स्वीकार अपने अंदर संजोया, और ये लगा कि नहीं यही नेतृत्व बिहार की भला कर सकता है, गरीब की भला कर सकता है। और बिहार के अंदर जो सामाजिक विषमताएं हैं, लोगों के अंदर कई एक तरह की जो मतभेद है, जातीय मतभेद है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक समरस समाज की स्थापना और गरीबों को न्याय अगर कहीं से मिल सकता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों की संभावनाओं को देखते हुए 91 में हम विद्यार्थी जीवन में ही उनके नीति और सिद्धांत पर काम करना शुरू किया और उनके साथ रहे। वजह हुआ कि 15 में हमें टिकट मिली, और 15 में टिकट मिली तो ऐसा नहीं कि मेरे पीछे और मेरे अगल बगल या मेरे आगे लोग खड़ा नहीं थे, और लोग नहीं तैयारी कर रहा था, और लोग डिमांड नहीं कर रहा था, और लोग भी मांग रहे थे। नेता हमें विश्वास
जताए, उतना ही नहीं विश्वास जता करके टिकट दिए और टिकट के साथ साथ काफ़ी उनकी मदद मिली, तब हम विधायक बने। और विधायक बनाए एक रोड पर के आदमी को उठा करके, एक गरीब के बेटा को, एक गरीब कार्यकर्ता को लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बना। और बीच में कतिपय कारणों से नेता के अंदर कोई परेशानी, फिर दलीय कोई परेशानी आई और टिकट जट गया। तो इसका मतलब नहीं था कि मैं दल को छोड़ दूं, यह मेरी ज़मीर नहीं कहती। मैं दूसरे तरह का राजनीति करता हूँ। एक बार एहसान जिसका हो गया जीवन भर निभानी चाहिए, चाहे हर सिद्धि के जनता मालिकों का एहसान हो या फिर दल का एहसान हो। या हम उन तमाम चीज़ों को याद करके और ये कोशिश किया कि नहीं, पार्टी हम पे एहसान किया है, लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नेता हम पर विश्वास किए और एहसान किए, इसलिए निश्चित तौर पर उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती है, दल के अंदर कोई बात हो सकती है। और आपको एक बात बताएं कि ठीक है, टिकट नहीं मिला, नेता को कोई ना कोई परेशानी और दल की कोई परेशानी रही होगी। लेकिन हाल के दिनों में जब सरकार बनी नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन में, तो आप जान रहे हैं कि एसी कमीशन का स्टेट चेयरमैन में हमको बनाया। जी। तो स्टेट चेयरमैन बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी विश्वास है पार्टी का कि पूरे स्टेट के अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे अत्याचार का निवारण कैसे हो, उनके लिए सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनके लिए जो बजटीय प्रावधान होता है और जो उनके लिए राशि सुनिश्चित होता है, उस राशि को उन तक कैसे पहुँचे और उस राशि से उनकी भला कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के अनुरक्षण हेतु देखभाल के लिए और हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए मुझे स्टेट का कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। और मैं काफ़ी आभार प्रकट करूंगा अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि उनके द्वारा तमाम कई एक तरह की बातें आ रही थी लोगों के द्वारा, लेकिन हम पे विश्वास जाता है और हमको इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी दिए। परंतु चाचा के पलटने के कारण, जब चाचा पलट गए तो दुख इस बात का हुआ कि नेता बिहार की भला चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, गरीबों को न्याय देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक आयोग बना, ये सवर्ण आयोग बना, पिछड़ा अति पिछड़ा आयोग बना, महिला आयोग बना, यानी तमाम आयोग जो बंद पड़े थे उन तमाम आयोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लालू जी के निर्देशन में और तेजस्वी जी, ये नीतीश जी की जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें जो बंद पड़े थे उसे खुलवाने का काम और सभी को जवाबदेही देने का काम किया गया। लेकिन अजीब सा लगा, चाचा पलटे और भाजपा वाले के प्रभाव में और प्रेशर में, दबाव में, जिससे आम आवाम की भला हो रही थी, बिहार के आवाम को न्याय मिल रहा था, उसको जब ही पलटे उसके बाद में तमाम आयोग को भंग कर दिया गया। और भंग करके आज के दिन क्या हालत है, भंग करने के बाद में जो बना बैठा हुआ या चलता हुआ आयोग आज फिर बंद पड़ गया। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए योजनाएं जो बन रही है उन तक जा रही है कि नहीं, उन पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा या पूछने वाला कोई नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर नेता का बिहार और बिहारियों के प्रति हमेशा बेहतर बिहार, बेहतर बिहारी कैसे हो, इसके लिए नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं। उसी कड़ी में मुझे जवाबदेही यह इतनी बड़ी मिली थी, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। और जहाँ तक आप टिकट कटने की बात, फिर लड़ने की बात, तो नेता के अंदर विश्वास पैदा, तमाम चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ क्या हालत है, किस स्थिति में है, तो वह कोशिश किए और मुझे जवाबदेही दिए। हम 15 में विधायक थे, फिर अपने जिस रास्ते पर हम चलते रहे हैं विधायक काल में भी, जिस तरह से लोगों को मदद करते रहे हैं, 2 बजे रात में भी अगर कोई फ़ोन किया तुरंत हम फ़ोन उठा करके उनकी समस्याओं को सुन करके यथासंभव उनकी मदद करने का पहले भी मैं काम करता था, आज भी कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन तो कभी पीए लिया नहीं, मैं स्वतः अपने फ़ोन उठाता हूँ, 2-2 फ़ोन, और जो जब जिस तरह की ज़रूरत महसूस किया मैं कोशिश करता हूँ कि जो हम में क्षमता है, ऊपर वाले क्षमता दिए हैं, दल के द्वारा मिला हुआ क्षमता है या फिर हर सिद्धि के मतदाता मालिकों के द्वारा दिया हुआ ताकत है, उसके बल पर हम लोगों को सहयोग आज भी करते रहते हैं। अच्छा, आप हरसिद्धि का 5 साल आपने नेतृत्व किया, बहुत सारा आपने काम किया,
क्या लगता है कौन सा काम जो है अधूरा रह गया है? अगर मौका मिलता है फिर से हरसिद्धि को नेतृत्व करने का, तो सबसे पहले प्राथमिकता जो प्रायोरिटी होगी उस काम को करेंगे। देखिए, हरसिद्धि के लिए सबसे पहले मेरा प्रयास एक नेतृत्व का सबसे बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी ये होता है कि जिस क्षेत्र का हम नेतृत्व करते हैं वहाँ लोग अमन, चैन और शांति से, खुशी से कैसे अपनी जीवन बसर करें, लोगों में इखलाक मोहब्बत रहे, प्रेम और स्नेह से अपनी बेहतरी ज़िंदगी जीते रहे, ये कोशिश ज़रूर जो है नेतृत्वकर्ता का जवाबदेही और जिम्मेवारी होता है। और हमने कोशिश किया और उस रास्ते पर हमारी हरसिद्धि के अंदर नंबर ऑफ केस काफ़ी कम हुआ, लोग विवाद में कम गए। विधायक रहते भी मैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पंचायती वगैरह नहीं करना चाहिए, तो लोगों से पूछते हैं कि मेरे लोग लड़के मर ही जाएंगे तो वोट किससे मांगेंगे। इसलिए हम लगातार कोशिश किया और बेहतर ये रहा। सवाल है कि मेरे द्वारा कोशिश करके मेरे यहाँ जो थाना है उसको भवन नहीं था, फिर ब्लॉक और अंचल को बिल्डिंग अपनी भवन नहीं था, इन तमाम चीज़ों पर काम किया। उस पर खेल के क्षेत्रों में भी मैं कोशिश किया, लेकिन खेल के क्षेत्रों में जो युवाओं के अंदर संभावनाएं हैं उसके लिए भी हमें कोशिश किया कि आज उसके लिए मैं लगातार पत्राचार भी सरकार में किया, कोशिश किया। हमें लगता है कि वह अगर थोड़ा सा उसमें प्रयास किया जाए तो फिर वह बन जाएंगे। मैं दोनों प्रखंडों में एक बेहतर स्टेडियम बनवाना चाहता था कि स्टेडियम अगर बढ़िया रहता है तो बढ़िया संभावनाएं रहेंगे युवाओं को खेलने के लिए, और खेल विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं कोशिश किया कि मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज ज़रूर हो, तो डिग्री कॉलेज के लिए मैं प्रयास किया। तो लेकिन हमारी जो इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ दूर विश्वविद्यालय होने के कारण जो उच्च शिक्षा चाहती हैं लेना, वह नहीं ले पाती हैं। तो मैं कोशिश किया कि डिग्री कॉलेज अपने यहाँ दोनों प्रखंडों में, कारण कि हरसिद्धि से मोतिहारी की दूरी काफ़ी है, और फिर जो है अरेराज में एक है, तो फिर इंटर कॉलेज है उसकी भी दूरी है। लेकिन हरसिद्धि में मैं प्रयास किया तो ये प्रयास का प्रतिफल है कि एक वहाँ पर कॉलेज है जिसको पूर्ण मान्यता तो नहीं मिली है, परंतु पढ़ाई वहाँ प्रारंभ हुई है, नामांकन प्रारंभ हुई है। परंतु हरसिद्धि और तुरकलिया दोनों में हम चाहते थे, और उतना ही नहीं, मैं यह भी चाहता था कि अति पिछड़ा के गरीब बच्चों का, अल्पसंख्यक के गरीब बच्चों का अपना हॉस्टल हो, और सरकार के द्वारा जो अति पिछड़ा के लिए आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल विद्यालय चलाई जाती है, जिसमें गरीब हैं उनके खर्च, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा वगैरह, खाना पीना सब मिलता है। तो मैं प्रयास किया, खुशी होती है कि प्रतिफल कि आज बिजुलपुर में एक जगह है जहाँ पर बनकटी, वहाँ पर वह बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, नामांकन भी हो रहे हैं गरीब के बच्चे, अब उसमें दाखिला ली जा रही है उनकी, और पढ़ाई लिखाई भी शुरू किया। वैसा ही अनुसूचित जाति के लिए भी मैं प्रयास किया, उनके लिए भी बन रहा है सुगांव के तर्ज पर। उसके बाद बालिका उच्च विद्यालय भी हम चाहते थे कि अलग हो, हमारे बच्चे क्षेत्र के बालिकाओं को बेहतर शिक्षा मिले और निर्भीक तौर पर वह अपनी शिक्षा ले सके। इसके लिए दोनों प्रखंडों में हम बालिका विद्यालय का भी डिमांड किया था। ये सारी कसक रह गई हमारी कि अगर हम अपने समय में इन तमाम चीज़ों को करा लेते, तो हम चाहते हैं कि हमारे हंसता हुआ हरसिद्धि, खिलता हुआ हरसिद्धि, बढ़ता हुआ हरसिद्धि, हम अपने हृदय से चाहते हैं कि मेरा हरसिद्धि इस तरह से दिखे, मेरा चंपारण इस तरह से दिखे, मेरा बिहार इस तरह से दिखे। इसलिए मेरी कोशिश थी और प्रयास थी। इस तरह से कई कुछ अब सड़क के काम में हम निरंतर कोशिश किया, विभाग के अंदर बार बार गए और सड़क बेहतर कैसे हो। कारण कि हम जब विधायक बने थे तो मुझे पता नहीं चलता था कि जो हालात थी सड़कों की, अजीब सा माहौल बना हुआ था। परंतु मैं कोशिश किया सरकार स्तर पर, चाहे उस बीच में हमको पक्ष में और विपक्ष में दोनों का मजा लेने का मौका मिला। हम पक्ष में भी विधायक रहे और विपक्ष में भी रहे। तो आपको बतला दें कि कोरोना काल था, और कोरोना काल में एक सड़क, मुख्य सड़क बाबा रोड के नाम से जाना जाता है, गायघाट से हरसिद्धि के लिए जाता है। हमको लगा कि इस सड़क को अगर हम RWD से PWD की तरफ ले जाएं तो बड़ी संभावना है कि बेहतर एक सड़क बन जाएगा। उसकी जर्जर स्थिति थी। मैं उस सड़क के लिए जब सरकार से हम हटे थे और गठबंधन हमारी टूटी थी,
तो कोरोना काल में भी मैं धरना पर बैठ गया था विधायक काल में। उस समय जो है एसडीओ और डीएम डीएसपी तमाम लोगों ने आया हमारे अनशन को तोड़वाने, अनशन पर भी लास्ट में हम बैठ गए। तो लेकिन प्रधान सचिव वहाँ पर हुआ करते थे मीना साहब फ़ोन करके हमको कहे कि सर आपकी मांगे मान ली गई है और हम लोग एक सप्ताह के अंदर इस पथ का शिलान्यास करवा देते हैं। और प्रतिफल जो है उसका शिलान्यास हुआ और शिलान्यास का डेट और पत्र जब मुझे प्राप्त हो गई मेरे हाथ में, तब हम अनशन से हटे थे। और बाकी आरडब्ल्यूडी से यानी ग्रामीण कार्य विभाग से भी तमाम मेरी कोशिश थी कि एक पथ बना लें, लेकिन लगभग 20-25% पथ जो है हमसे छूट गई, जिसके लिए कसक होती है कि नहीं सभी सड़कें बन गई होती तो अच्छा होता। आज देख रहे हैं वर्तमान में जो विधायक हैं हमारे द्वारा बनाए गए तमाम सड़कों का सरकार के तरफ से उसका एमआर वर्क जो है मरम्मती कार्य होता है, उसके लिए टेंडर भी हो रहे हैं। खुशी होती है कि किसी भी हालत में मेरे द्वारा जो निर्मित पथ है वह बढ़िया रहे और मेरे यहाँ के लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, हरसेदी बढ़िया हो, इसके लिए हमको खुशी भी होती है। परंतु शिक्षा के क्षेत्रों में और लोगों में शांति और मन चैन बना हुआ रहे, विवाद किसी तरह का नहीं रहे, इसके लिए हमारी हमेशा कोशिश रही। फिर हमें एक दो चीज़ यह सब भी था कि कुछ ऐसे उसको चवर बोलते हैं हम लोग, तो वह चवर था जो पानी जल जमाव हो जाता है, कई एक एकड़ भूमि किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। तो हमारी कोशिश थी कि हम इसको क्यों नहीं एक दूसरे से जोड़ते हुए जब कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह पानी निकल जाएगा तो वह जो ऐसी दह जाता है प्रत्येक साल, वह भूमि जो है फसल दे नहीं पाता है, उसको हम उपजाऊ भूमि बना करके किसान के हवाले करें। उसके लिए हमने कोशिश किया, लेकिन डीपीआर बनवा दिया था, उसकी टेंडर हो गई थी, उसके बावजूद नहीं बना। ये कसक रहती है कि आखिर सरकार कहाँ इसको फंसा करके रखी है। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा लगता है और उतना ही नहीं, फिर से मौका मिला तो ये सब प्राथमिकता में रहेगा। नहीं, निश्चित तौर पर सब कोई चाहता है कि हमें जो जवाबदेही मिली थी हमने काम किया और जो बच गया है उसको हमें अगर जवाबदेही मिलती है। ये राजेंद्र जी, एक बात कहा जाता है कि चंपारण जो है बीजेपी का गढ़ हो गया है, खास करके पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा क्षेत्रों में 8 बीजेपी और 1 जेडीयू, यानी 9 सीटों पे उनका कब्जा है और ये कई बार से चला आ रहा है। तो क्या इंडिया अलायंस की जो घटक दल है, मैं आरजेडी कांग्रेस की बात करूंगा, क्या उनके वर्कर ज़मीन पे काम नहीं करते हैं कि यहाँ पर ये हालत है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संगठनात्मक तरीके से हमें महागठबंधन के साथियों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम जब संगठनात्मक तौर पर बूथ स्तर पर हमको ज़्यादा मेहनत करके और एक काम करना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं, जो पहले से लालू यादव जी का जीन हुआ करते थे, आखिर जीन कौन थे, तो उन चीज़ों पर हम जितने भी नेता हैं हमारी जवाबदेही बनती है कि हम गांव के गरीबों के बीच जाएं, उनको सही बात बतलाएं कि क्योंकि हमेशा ठगे जा रहे हैं। चंपारण के लोग ठगे जाएं, ये बड़ी चिंता की विषय है। एनडीए की कोई पकड़ नहीं है। हमारे लोग कहीं ना कहीं हम समय पर उनको सही बात बतला नहीं पा रहे हैं, गांव समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, हम नहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। वह समझने के लिए तैयार हैं। हम नेताओं को जाने की ज़रूरत है। अगर हम उनके बीच जाएं और सरकार के द्वारा जो गलत पॉलिसी है, सरकार महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है और कई एक तरह की इस तरह के नीति निर्धारण किया गया है जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। समाज के अंदर जातीय उन्माद को फैलाना, धर्म के नाम पर वोट का कलेक्शन करने की बात करना, लेकिन युवाओं के लिए चिंता नहीं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। किसानों की हालत आप देख रहे हैं कि जो सरकार इस देश के अंदर किसान धरने पर बैठे थे, उसमें कितने को मरवाने का काम, यूँ कहिए मरवाना ही हम कहेंगे जब लापरवाही सरकार करती। और किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात, हर खाते में 15 लाख रुपया देने की बात, हर मजदूर को काम देने की बात और किसान बेरोजगारों को 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का बात, महंगाई को कम करने का बात, इन तमाम चीज़ों को जो अभी भी महंगाई की मार हमारे लोग झेल रहे हैं। चंपारण ही नहीं, बिहार लोकसभा चुनाव तो अभी ख़त्म हुआ है, बीता है, फिर भी जनता ने उन पे ही भरोसा किया। मैं आपको बताया
कि यह कमियां जो है हम लोग में के अंदर है कि हमें ज़रूरत क्या है का हम अपने लोग को समझा नहीं यानी पा रहे हैं। जनता तक जो है, जो वोटर हैं उन तक आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे, आप अपने नेताओं की बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल है कि जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में विश्वास का जहाँ तक सवाल है, हमारी जवाबदेही बनती है कि सरकार के द्वारा की गई अनियमितता या उनके खिलाफ लाए गए पॉलिसी जो फैसले हैं, या महंगाई है, बेरोजगारी है, या हम अपने लोग को समझा नहीं यानी पा रहे हैं। जनता तक जो है, जो वोटर हैं उन तक आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे, आप अपने नेताओं की बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल है कि जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में विश्वास का जहाँ तक सवाल है, हमारी जवाबदेही बनती है कि सरकार के द्वारा की गई अनियमितता या उनके खिलाफ लाए गए पॉलिसी जो फैसले हैं, या महंगाई है, बेरोजगारी है, या झूठ वादा है, झूठ बोल करके वोट कलेक्शन करने की बातें हैं। ज़रूरत है कि हर बूथ पर जा कर के, हर गांव में और गरीबों के बीच जा कर के हम अपनी उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको जो ठगे जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि हाँ, ये आपके साथ ये गलत हो रहा है। और उस गलत करने के बाद भी चुनाव के समय में गलत बयानबाजी करके और फिर उन गरीबों का वोट कलेक्ट किए। लेकिन यह जवाबदेही उन गरीबों से ज़्यादा हम महागठबंधन के नेताओं का बनता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बनता है कि हम गरीबों के बीच जाएं, सही चीज़ को उनको जब हम बतलाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी की आपके शब्दों में आप कहें कि पकड़ हो गई है, कोई पकड़ नहीं होता। जब अत्याचार, आप चंपारण की धरती की बात ले लीजिए, गांधी जी की यह धरती है, देश के अंदर देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था। अगर गांधी जी आए और असलियत धीरे धीरे चंपारण के लोगों ने समझा, तो चंपारण देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई कि लड़ाई के लिए तैयार हो गया। हम जानते हैं कि यह झूठ बोल करके और देश पर इतना बड़ा अत्याचार करके, भ्रष्टाचार करके और ठगने के बाद भी वह अपनी सत्ता में फिर से गए हैं। परंतु गांधी जी जिस तरह से लोगों को सही बात बतलाए, ज़रूरत है कि महागठबंधन और जो भी समाजवादी नेता हैं उनको गांव के अंदर जाना होगा, गरीबों को बतलाना होगा, हम सभी को मिल करके काम करना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से अंग्रेज़ खदेड़े गए थे, उस तरह से यह भी खदेड़े जाए। राजेंद्र जी, पूरे बिहार में आप संगठन के काम के लिए जाते हैं, आज भी आप पूर्णिया जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ रुपौली में उपचुनाव होने वाला है। क्या लगता है 2025 को लेकर आश्वस्त हैं कि फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश जी आएंगे, रिपीट करेंगे? देखिए, सवाल है कि तेजस्वी जी को बिहार की जनता, एक एक जनता चाहती है। युवा चाहते हैं, बेरोजगार चाहते हैं, किसान चाहते हैं, तमाम मजदूर भी चाहते हैं, महिलाएं चाह रही हैं। कारण कि बिहार के अंदर यह बात सही आपको बताए कि किन कारणों से हम पीछे हटे। गांव के अंदर कार्यकर्ताओं की जाने की ज़रूरत है, नेताओं की जाने की ज़रूरत है। सवाल है कि आने वाले 2025 की बातें आप कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि हमारे नेता जो कहते हैं सो करते हैं। ये बहुत हल्ला उर्दंग कर सकते हैं। 17 साल बनाम 17 महीना भी आपने देखा होगा। हमारे नेता के द्वारा वादा किया गया कि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट के प्रथम कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। आप सुने थे, प्रथम दिन ही बात हुई। परंतु सरकार में हम थोड़े सा के अंतर से हम पीछे रह गए। गठबंधन में सरकार बनी, लेकिन नेता अपनी प्रतिबद्धता और वादा से पीछे नहीं हटे, दिन रात उस पर काम करना शुरू किए। प्रतिफल 17 महीना के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र वैसे लोग से बंटवाए जो कहते थे कि यह पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आए। शर्म होने चाहिए वैसे लोगों को। वह कहते थे, गाली के शब्द बोलते थे, परंतु तेजस्वी बाबू ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपने इच्छा शक्ति के बल पे वह कोशिश की और 5 लाख नियुक्ति पत्र विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर इन बातों की चर्चा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं जो इस तरह से इच्छा शक्ति रह करके और कह करके करने का काम करे। उतना ही नहीं, तकरीबन 4.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे, छोड़ करके गए। तमाम प्रक्रिया कर लिए थे। अब बस उसकी वैकेंसियाँ निकलनी थी और लोगों को नौकरियां देनी थी, जो प्रक्रियाधीन फंसा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर बिहार की एक एक युवा
कि हृदय में तेजस्वी जी की विश्वास है और सभी लोगों के अंदर यह विश्वास इतनी बड़ी है, सभी चाहते हैं कि नहीं, बिहार का नेतृत्व अगर कोई बेहतर कर सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। किसान के अंदर भी यही बातें हैं, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तमाम क्षेत्रों में 5-5 विभाग रखने के बाद नेता के अंदर आप देखे होंगे सभी विभागों की बेहतरी को आपने देखा है। 17 महीना में जिस तरीके से सजाने का काम कि बेहतर बिहार कैसे हो, बेहतर बिहारी कैसे हो, इस पर लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम करने का काम किया। इसलिए निश्चित तौर पर जो हमारे नेता बोले हैं, जो नेता बोलते हैं वह कहते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं कि संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा चीज़ बचाने जा रहे थे। जो संविधान देश का हृदय है, लोकतंत्र का हृदय है, जिस संविधान की अनुकरण दुनिया के तमाम देश करते हैं, इसकी अच्छाई की चर्चा करते हैं, आखिर क्या लगा आरएसएस और भाजपा वाले एनडीए के गठबंधन को क्या लगता है? क्यों कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, संविधान खत्म कर दिया जाए? संविधान क्या बिगाड़ा? संविधान तो सबको बराबरी का, समता का अधिकार दिया है, सब बेहतर ज़िंदगी जिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बढ़िया ज़िंदगी जिए और सबको अधिकार मिले। तो सवाल है कि सबको अगर अधिकार मिलता है, संविधान सबको बराबरी की अधिकार प्रदत्त करती है और सभी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, इन तमाम चीज़ों को आखिर संविधान बदल करके नागपुरिया कानून लाने का क्या मामला था? तो यह इनके आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला सदन के अंदर इस बात को बयां करते हैं कि संविधान को 400 के पार जाना है, संविधान को ख़त्म कर देना है। ये तो कहिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के तमाम समाजवादियों को और मतदाता मालिकों को, क्योंकि कोशिश ही मजबूती से हुई। अगर इनकी 272 से ऊपर चले जाते तो आज तो संविधान को बदलने की बात करते, औकात में आ गए। बिहार में जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो चाहती है वही होता है। हाँ, हुआ कुछ छल और प्रपंच के बाद से देश के, दुनिया के जो शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति, उसका दुरुपयोग सरकार के ताकत के दुरुपयोग करके और देश के धन और संपत्ति का दुरुपयोग करके भले ही आप कोशिश किए, परंतु वह ताकत जनता आपको नहीं। अरे इनकी 272 से ऊपर चले जाते तो आज तो संविधान को बदलने की बात करते, औकात में आ गए। बिहार में जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो चाहती है वही होता है। हाँ, हुआ कुछ छल और प्रपंच के बाद से देश के, दुनिया के जो शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति, उसका दुरुपयोग सरकार के ताकत के दुरुपयोग करके और देश के धन और संपत्ति का दुरुपयोग करके भले ही आप कोशिश किए, परंतु वह ताकत जनता आपको नहीं दी जिस ताकत से आप ललकारते थे कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि मजबूती के साथ कहे कि मेरे पिताजी इस लड़ाई को लड़े हैं, संविधान को पर बोले थे स्पष्ट तौर पर लालू प्रसाद यादव जी कि जो संविधान को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, कलेजा का बाती तोड़ देंगे। उस लड़ाई को आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई, देश को बचाने की लड़ाई, देश के अखलाक मोहब्बत को बचाने की लड़ाई। लालू यादव जी का ऐसे थोड़े तबाह किया जा रहा है। आडवाणी जी के उस रथ को नहीं रोके रहते तो देश जल गया होता। आज उसी मोहब्बत को बनाए रखने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार काम करते हैं। आप कहोगे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत पाकिस्तान करते हो, अरे देश के अंदर रोजगार की बात करो, देश के अंदर उद्योग की बात करो, देश को बेहतर बनाने की बात करो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करो। अजीब हालत है। हमेशा ये बातें करते रहे कि देश के अंदर जब जब ज़रूरत पड़ता है तब धर्म को आधार बनना। पाकिस्तान पता ना उनके दिमाग से, अरे भारत पाकिस्तान की बातें मत करो, देश को रोज़गार देने का और देश को बेहतर बनाने का बात करो। लेकिन पता नहीं इनकी यही स्थिति रही। इनके पास जब जब हम लोग मुद्दों की बात करते हैं तो हम मोदी की बात करते हैं। कहाँ हो गया? मोदी की बातें भुला गई, जनता समझा दी,
अब तो मोदी की सरकार नहीं कहते, अब एनडीए की सरकार कहते हैं। पहले आकर के बोलते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। कहाँ मोदी की सरकार? तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जो हालात और स्थिति बना हुआ है, हम तो निश्चित ये बात ज़रूर कहेंगे कि आने वाला दिन जो है बिहार की एक एक लोग, देश की बहुत सारी लोकतंत्र में आप जानते हैं कि देश के चुनाव का बात फंडा अलग रहता है, बातें अलग होती है, फिर राज्य की अलग होती है। तो बिहार के अंदर भी पहले से आप देखते आए हैं कि देश की जब चुनाव होता है तो उसका डिसीजन जो देश के मतदाता मालिक हैं उनकी अलग होती है, फिर राज्य की अलग होती है। तो इस मर्तबा स्पष्ट तौर पे तमाम बिहार के एक एक लोग इस बात को ठाना है कि रोजगार मतलब तेजस्वी सरकार, बेहतर बिहार मतलब तेजस्वी सरकार, और तमाम लोग विश्वास जताया है। और मुझे लगता ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में देश की जनता मालिक जो है नेतृत्व थमाएगी, वह मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बनाने का काम। तो सर, अंत में मैं चाहूँगा कि हरसिद्धि की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? देखिए, हरसिद्धि के मालिकों से अपील क्या करना है, प्रतिदिन मेरे घर आंगन के तरह उन्हीं के घर आंगन में और उन्हीं के हृदय में हम वास करते हैं, मेरे हृदय में वह वास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अपील की बात, हमेशा अपील करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों से हम यही अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में कभी नहीं जाना है। हमेशा अखलाक, मोहब्बत, स्नेह और प्रेम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है। अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्रों में कोशिश करना है कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे तमाम अधिकार हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम अपने हरसिद्धि के एक एक लोगों से आग्रह करेंगे, अपील भी करेंगे कि शांति और हमेशा जो है बेहतर शिक्षा के लिए कोशिश करें, अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दें। और गांव के अंदर अगर कोई नेता हो या फिर कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व हो, अगर जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास करता है तो पूरी शक्ति लगा करके सभी जाति और बिरादरी और धर्म के लोग उसका प्रतिकार करें, वैसे लोग को भगाने का काम करें। अखलाक और मोहब्बत के साथ हरसिद्धि में जीते हुए अपने तरक्की के तरफ जाएं, हम उनके लिए कामना भी करते हैं और अपील करते हैं कि निर्विवाद ज़िंदगी जीने का कोशिश करें, किसी तरह का विवाद नहीं हो, कारण कि विवादित ज़िंदगी कभी तरक्की की राह को प्रशस्त नहीं करता है। इसलिए हम हमेशा अपील करते हैं कि आपस में मिल्लत की ज़िंदगी जीना है, अखलाक, मोहब्बत और भाईचारे की ज़िंदगी जीना है और तरक्की के रास्ते पर जाना है। यही सारी अपील करना चाहेंगे अपने हृदय स्थली हरसिद्धि विधानसभा के लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजिंदर राम से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मुझे फिर से हरसिद्धि को नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो शिक्षा और वहाँ की जो मूल समस्या है इसका निदान करना सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।